लगभग सब लोग सांचिया चौपाल की मंशा से परिचित हैं कि हम जो तमाम मसविदे देश में चल रहे हैं, जिससे देश प्रभावित हो रहा है, देश की जनता प्रभावित हो रही, उन पर हम सब बातचीत करते रहते हैं। ऐसे में आज हम एक विषय जो देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दशक में जिस पर गंभीर बातचीत न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कमतर हुई है, वो विषय है कला का। उसके साथ साथ कहीं साहित्य पर भी बातें कमज़ोर हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर पक्ष आया है कला का आया है। और इस बीच में कला ने अपनी जनसापेक्षता कलाकार के अंतर्मन में हो तब भी वो प्रतिबिंबित नहीं हो पा रही, उभर करके आ नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं उस पर भी एक बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जैसे वो पहले प्रभावित करती थी मानव मन को, विवेक को, आज विवेक को उद्वेलित नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित होती जा रही। तो ऐसे में बड़ी संभावनाएं कला में रही हैं और हम कला क्यों पीछे छूट रही है, किस तरह के उस पर हमले हुए हैं, क्या कलाकार डरा हुआ है या कला की भावनाएं जनता तक संप्रेषित नहीं हो पा रही, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे उन लोगों से भी जो कलाकार हैं और उनके माध्यम से भी जो कला को देखते हैं, उसका अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं अलग अलग गलियारे से। तो हमारे साथ आज वाराणसी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कला को तमाम तरीके से ध्वनित करने वाले चित्रकार भाई धीरेन्द्र सिसोदिया जी, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही आज समझना चाहेंगे कि किस तरीके से कला पर क्या कोई हमला है या कला पर किस तरह का खतरा वो देख पा रहे हैं। धीरेन्द्र जी। सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कुमार जी का बड़ा अच्छा ये प्रश्न है कि वर्तमान में कला की स्थिति हमारे भारत में कैसी है और क्या स्थिति हो गई है। अभी हम लोग जब कलाकार लोग आपस में जब बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। उसका एक कारण है, उन लोगों को लगता है कहीं ना कहीं एक कलाकार जो उन्मुक्त होता है, विचारों से उन्मुक्त होता है, अपने ख्यालातों से उन्मुक्त होता है। और जब वो एक तो बहुत संवेदनशील होता है अगर कलाकार है तो। अब एक्चुअली बहुत लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम कोई रेखा को अगर हम कैनवास पे उकेर देते हैं तो क्या हम कलाकार हो जाते हैं। एक दृष्टि से तो है, लेकिन दूसरी दृष्टि से नहीं भी है। उसका एक कारण है कि कला के पीछे अगर संवेदनशीलता नहीं है, उसके पीछे कोई एक मौलिक सोच नहीं है, तो वो कला नहीं रहती है, वो एक मृत चित्त होता है जिसे हम लोग देखते हैं। और जीवंत चित्त के लिए जीवंत व्यक्ति का होना बड़ा आवश्यक है, जिसके अंदर सवाल पूछने की क्षमता कहते हैं एक हौसला होना चाहिए। और सवाल जो होती है, जो सवाल जो पूछने के लिए जो एक साहस की ज़रूरत होती है, उस साहस का अभाव आज के कलाकार में ज़बरदस्त हो गया है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ख़ास तौर से मैं बनारस में देखता हूँ कि जिस तरह से बेहतरीन संगीत को प्रमोट किया गया था, जिस तरह से उस तरह से बनारस में कभी चित्रकला को वो स्थान नहीं मिला, जबकि बनारस में चित्रकला का बहुत अच्छा अपना था। आप देखते होंगे पहले एक परंपरा होती थी, गांव शहरों में भी थी, बनारस में भी थी, जो भित्ति चित्र बनाते थे, जो एक लोक कलाएँ होती हैं, जो कि हमारी कलाएँ तो ज़्यादातर लोक कलाएँ ही होती हैं। और लोक कला को वो लोग उकेरते थे। इससे क्या होता था, एक कलाकार का एक वर्ग का जीवन यापन चलता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो परंपराएं लुप्त होती चली गई, लगभग समाप्ति ही हो गई है। इसके पीछे एक कारण है कि समाज का कला के प्रति बहुत ज़बरदस्त उदासीनता है। अब हम खुद ही है कि एक कलाकार की भी एक रोजी रोटी होती है, वो भी उस कला के साथ जुड़ के कुछ खाना काम चाहता है। मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पर कला के प्रति कितने असंवेदनहीन हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ों पे बहुत खर्च करते हैं।
बहुत पैसा खर्च करते हैं, मकान बनवाएंगे, करोड़ों रुपए लगा देंगे, लाखों रुपए पानी की तरह नाली में बहा भी देते हैं। पर जब घर की बात आती है सजाने की, डेकोरेशन की, तो उस समय एक कलाकार का चित्र उसमें नहीं होता। यानी उस कलाकार को उस घर के अंदर कोई स्थान नहीं, उसकी कोई चित्रों का कोई स्थान नहीं। एक जूते की कम कीमत से भी एक कलाकार का जीवन चल सकता है, अगर उसको वो अपने यहाँ ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग लगा दे, या एक स्कल्पचर लगा दे, या एक पॉटरी लगाए, या उससे संबंधित जो भी कला से संबंधित है वो लगाए। ये समाज में नहीं, पहले था, पहले लोग खरीदते थे, लोग करते थे, वो सिमटता चला गया। कलाकार क्या है, अब लोग क्या करते हैं, कलाकार का द्वारा बनाया हुआ है प्रिंट तो खरीद लेते हैं बाजार से, पर उनको लगता है बहुत महंगी है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगा कुछ नहीं होता। दूसरी ये चीज है, एक तो इसका समाज के अंदर इस कला के प्रति चेतना का बहुत बड़ा अभाव आया है। उसका एक कारण है कि मैं देखता हूं कि मैं भी छोटा था, पढ़ने का था, तो लोग कहते थे अरे क्या ये पेंटिंग बनाते हो, ये क्या करते हो, इससे क्या जीवन यापन होगा। क्योंकि हमारे समाज में धीरे धीरे कला की मान्यता, संगीत की मान्यता, वो एक अर्थोपार्जन से संबंधित नहीं फैमिली को दिखाई देती है। उसका कारण है कि पीछे कोई सिक्योर उसका बाजार नहीं है जिसमें वो जाकर कुछ कर सके। जो भी विदेशों में है, वहाँ पर सरकारें भी करती हैं। हम लोग जब थे तो पहले भी मांग करते थे कि कम से कम मेट्रो सिटी में या बी क्लास सिटी के अंदर एक ललित कला की एकेडमी होनी चाहिए, एक स्टूडियो होना चाहिए, ताकि लोग वहाँ काम कर सकें, वहाँ पर लोग, शहर के लोग उस कला के क्षेत्र से जुड़ सकें। संकुल उसी दरमियान में बनाया जा रहा था, तो उस समय ये हुआ था कि यहाँ पर ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन वो भी आते 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 दम तोड़ दिया। अब वर्तमान स्थिति यह है कि अब कलाकार की इंडिविजुअलिटी जो होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो पहचान है, वो अब धीरे खत्म होती जा रही है। चाइना में एक डेफेंस सिटी है, अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर हर साल जो 5,000 टॉप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं चाइना के अंदर, स्टूडेंट्स जो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जिनकी स्किल्स बहुत हाई होती है, वो जाकर डिफेंस सिटीज में एक लेबर का काम करते हैं वहाँ पर। और दुनिया भर की जो मास्टरपीस पेंटिंग्स हैं, रामायण की है, रेबर की है, और भी बहुत सी, नीलांडो की है, माइकलेंजेलो की है, क्या कहते हैं, इनकी पेंटिंग कॉपी करते हैं। उनकी कॉपी करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये असली है कि ये नकली है, और लेबर की तरह से काम करता है वहां पर आदमी। वही हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में भी अब आता जा रहा है। अब वो एक लेबर हो गया, एक मजदूर हो गया है। बनारस के अंदर स्ट्रीट आर्ट को लेकर बड़ा शुरू में सुबहाट हुई कि जो सड़कों पे क्या कहते हैं स्ट्रीट आर्ट का एक माहौल बना, लोग की सोच रहे थे लोग की काफ़ी कलाकारों को काम मिल रहा होगा, पर ये भी एक भ्रम है। वो किसी डायरेक्ट कलाकार को, यहाँ का एक ऐसा नियम है कलाकार की, क्या कहते हैं, चाहे वो नगर निगम दे, चाहे वो विकास प्राधिकरण दे, लेकिन वो डायरेक्ट कलाकार को काम नहीं मिलता है, वो एक ठेकेदार को काम मिलता है। अब वो ठेकेदार एक कलाकार को एक लेबर की तरह से हायर करता है और उसको पर डे के हिसाब से उसको काम देता है। धीरे धीरे इस तरह से BHU हो, चाहे विद्यापीठ से स्टूडेंट्स को लाता था और उनसे काम कराता, तो वो भी उनको पूरे पैसे नहीं देता था। धीरे धीरे वो लोग भी धीरे धीरे कटने लगे। अब वो लोग क्या करते हैं, जो पेंटर हैं, जो साइन बोर्ड बनाते हैं, उन लोगों से ये लोग काम करवाते हैं। और आप सोचिए, विश्वास नहीं करेंगे, बहुत अच्छे रेट पे वो काम है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से उसमें उनको मिलता है। उसमें एक लेबर, एक मिस्त्री की लेबर के बराबर उसकी स्थिति हो गई। अपॉर्चुनिटी की यह हाल है कि पहले क्या होता था कि सरकारें थी कि वो संगीत में और कला में जो शिक्षा दी जा रही थी, उसमें वो B.Ed का प्रावधान नहीं रखा गया था। क्योंकि हम लोग जो है स्वयं, जैसे IIT है, ये है आपके MBBS है, ये 5 ईयर सिलेबस होते थे। इन्हीं के अनुसार का हमारे यहाँ सिलेबस BFA का होता था, यानी 5 ईयर्स कोर्स होते थे। अब तो 4 ईयर है, तो उसमें 2 साल फाउंडेशन, 3 साल स्पेशलाइजेशन। तो इनको लगता था इसमें B.Ed की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल है, 90% प्रैक्टिकल है और 10% जो थ्योरी है
वो 90 पे, वो आप समझ लीजिए किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से ज़्यादा उसको पढ़ना पड़ता था। वो 10% हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ही होती थी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स जो होती है वो एक्चुअली वो हिस्ट्री नहीं होती है जो लोग मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और ये पढ़ते हैं। वो उनके पीछे पहले का पार्ट होता है कि किस राजकाल में कौन सा राज्य शासन इतना समृद्ध था जिसमें कला बहुत समृद्ध रही। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ गुप्त काल बहुत पीरियड अच्छा था, गुप्त काल था, मौर्य काल था, जिसमें कला की बड़ी और बहुत मूर्तियां, बहुत से स्कल्पचर बने उसी दरमियान में मंदिरों का निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ। और जिस देश में, जिस काल में जब कला धीरे धीरे गिरने लगती है तो समाज असभ्य होने लगता है और समाज बिल्कुल असंवेदनहीन होने लगता है। और इस तरह से कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी वो डिग्री ले ले, अगर उसके घर के अंदर 4 किताबें नहीं है पढ़ने वाले के, आप सोचिए हमारे समाज में क्यों ऐसी दिक्कतें आती। मैंने अक्सर देखा है कि लोग समझते कलाकार मूर्ख होता है, समाज के अंदर एक मैंने देखा कि मूर्ख होता, नहीं, मूर्ख नहीं होता, वो तमाम उन लोगों से ज्यादा समझदार होता है जो नॉर्मल एक किसी विशेष सब्जेक्ट में रहते हैं। क्योंकि उस जब कला पे बैठता है तो अगर उसको दिमाग में आ रहा है कि उसको कैसा वो भूगोल धरती का होगा, तो वो उसको कल्पना, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो उसकी कल्पना में चढ़ेगा। इसलिए वो थोड़ा साइंस के पार्ट को भी वो देखता है, थोड़ा वो संगीत को भी बहुत उससे देखता है, नृत्य को देखता है, इस तरह से सारी चीज़ों को वो देखता है और उसकी समझ भी उसी हिसाब से हाँ। और सबसे बड़ी बात है, मानवीय दृष्टि से भी कलाकार जो होता है उसकी भाव भिंगमा पकड़ने की भी दृष्टि आम लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। कहते हैं, हमारे बार हंसते थे, हम लोग पढ़ते थे भाई लेडीजों में 6 सेंस होता है, बात सच भी है, लेकिन ये कहा नहीं जाता था कि नहीं, कलाकारों में भी ये होता है 6 सेंस, बहुत तेज काम करता है उनका। वो आप जिस पेड़ में आप हरा देख रहे हैं वो हरा नहीं देखता है, उसमें वो कई रंग हरे में देखता है। आप सोचिए कि वो सुबह के टाइम जब लैंडस्केप करता है तो जब सूर्य की पहली किरण होती है तो जितने रंग वो देख सकता है, इंद्रधनुषी रंग, वो एक सामान्य दृष्टि से आदमी नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसमें। हम लोगों ने देखा है बना करते हुए। कभी भी आप 80 पे चले जाइए, आप देखिए, आप खड़े होंगे, सामान्य सूर्य उग रहा होगा और वो लोग जब कलर कर रहे होंगे तो आपको लग जाएगा कि ये कलर कैसे फ्लो कर रहा है। ये तो आ गई समाज की दृष्टि में हमारे ये हो गया है। और कला का जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि जब तक सरकार का प्रोत्साहन नहीं होता है तब तक कला समाज में उठती नहीं है। और पिछले 10-12 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने इस भारत में कि कोई भी एक उभरता हुआ कलाकार अभी तक नहीं हुआ। जैसे हमारे समय में बहुत लोग, हम लोग उसमें थे, हुसैन साहब थे, बेंद्रे साहब थे, जी आर संतोष थे, आई के गुजराल थे, हाँ, अमृता शेरगिल जी, और हमारे यहाँ एक फहरिस्त है, वीसी सन्याल साहब थे। एक कह सकते हैं कि वो पूरी पीढ़ी साफ हो गई। आज कलाकार क्या है, एक टाइप का हो गया है, मोनोटाइप हो गया कि भाई कैंप हो रहे हैं किसी एक सामाजिक संगठन द्वारा, और उस सामाजिक संगठन द्वारा उसमें कहा जा रहा है कि आप मैथोलॉजी पे आप बनाइए, आप यही करिए, पर्टिकुलर उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है और वो बना देता है, लेकिन उससे उसका कुछ होता नहीं ना। एक कला का विकास हो रहा है और वो कलाकार भी मर रहा है, क्योंकि अब जो कैलेंडर 10 रुपए का मिल सकता है, 100 रुपए का, उसे आप एक पेंटिंग में अपना पूरी एनर्जी बर्बाद करते हैं। 1,500-2 हजार रुपए आप उसके एक हनुमान को बनाने में बर्बाद कर देते हैं, जो काम 10 मिनट में हो जाता है। तो वो एक कला को मारना ही तो हुआ। वो कला में कहाँ सृजन रह गई, और सृजन होता कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो पेरेंट्स में ही हमने बहुत बड़ी कमी देखी है हमारी शिक्षा में। पेरेंट्स कला को बिल्कुल सबसे निम्न स्तर मानते हैं, जबकि जानते हैं कि वो निम्न स्तर नहीं है, वो सर्वोच्च स्तर है। हमसे एक बात बताया जाता था कि भाई एक्चुअली कला है क्या, कि सब ये क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, कैसे अंदर से डेवलप होता है। तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, एजुकेशन का मतलब होता है एजू प्लस केशन, यानी अंदर से बाहर आना है।
लैटिन भाषा में बोलते हैं। अब अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो बाहर आए। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उतना समाज नहीं था, लेकिन एक चीज हमको अभी भी याद है कि जब छोटा बच्चा होता था घर में, जब उसका अन्नप्राशन होता था तो उसके आसपास सारी चीजें रख दी जाती थी और उस बच्चे को बकैया बकैया जाता था, कहता था ये जो पकड़ लेगा तो इसका मतलब है वही 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 क्षेत्र में वो जाना चाहेगा। यहां पर यह भी होता था कि अभिमन्यु जो है पेट में सीख लेता है, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें ये बताया कि कुदरत जो है अंदर हर एक बच्चे में एक बीज बनाकर भेजती है, काव्य, संगीत और कला। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे भारत में एक हिस्सा है, जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपकी कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, गुजरात है। इन बेल्ट को आप बहुत, और इवन मध्य प्रदेश को भी आप ले लें, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे को कहते हैं कि खास तौर से मैंने बंगाल और इधर में देखा कि हर एक बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ एक एक्स्ट्रा घर के उसको पढ़ना ही पड़ता था टीचर, चाहे वो संगीत सीखने जाए, चाहे वो कला के लिए जाए, और चाहे किसी और भी कला से संबंधित साहित्य, लिटरेचर या जो भी है उसके प्रति उसका लगाव है तो वो उसको कविता के उसमें करे, पर वो जाता था। उसका ये मकसद नहीं होता है कि वो बीज फूटेगा तो वो बहुत बड़ा कलाकार हो जाएगा, या वो बीज फूट गया तो वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं संगीतकार हो जाएगा, नहीं। दरअसल वो बीज फूटने से वो बच्चा जब पढ़ाई शुरू करेगा तो वो बहुत बड़ा इनोवेटिव होगा। अगर वो इंजीनियर बना तो निश्चित है कि वो पूरी दुनिया उसकी इंजीनियरिंग को समझेगी। अगर वो डॉक्टर हुआ तो मेडिकल साइंस को वो बहुत कुछ दे देगा। वो साइंटिस्ट हुआ तो कुछ एकदम नयापन कुछ दे देगा, जैसे वो सृजन करता है क्योंकि उसका बीज फूट चुका है। लेकिन किसी बच्चे का बीज फूट नहीं पाता, इसीलिए देखिए बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता, उसका सृजन का कोई मन नहीं, कोई बच्चा सृजन युक्त नहीं हो रहा है। और जब बच्चा सृजन युक्त नहीं होता, जब वो उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं होती, तो वो फिर बच्चा आगे चल करके वो बीए और एमए करके एक कागज का टुकड़ा लेके समाज पर और परिवार पर बोझ बन जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो कला को समझ शिक्षा, आज कलाकार, अब देखिए टीचिंग का हालत ये है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल में तो उतना नहीं मैंने देखा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में एक कला को, टीचर को एक प्यून की तरह से ट्रीट करते हैं, यानी उससे कला से छोड़ करके पूरा काम लिया जाता है। आज सबसे बड़ी विडंबना है, आप कहीं उससे कभी डेकोरेशन कराया जाता है, तो कभी उससे फंक्शन के नाम पे उससे स्टेज बनवाया जाता है, तो कभी फैंसी ड्रेस के नाम पे उससे कुछ करवाया जाता है। फिर कला से संबंधित कोई भी उसको उनको लगता है कला पढ़ाने की चीज है ही नहीं। उनको लगता है ये सबसे बाह्यात सब्जेक्ट है, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए। और ये जितना दूर जाएगा उतना ही हमारा समाज असभ्य होता चला जाएगा, उसमें संवेदनहीनता चली जाएगी। चाहे वो कितने शब्दों का समृद्ध आदमी हो जाए, चाहे वो कितने भी खाए, लेकिन वो खुद भी ना सृजनशील है और ना ही उसके परिवारों में कोई सृजनशील हो पाएगा। और सृजनशीलता ही किसी देश की प्रगति का पहला सूचक होता है। जब हमारे यहाँ कला को, और कला सबसे बड़ी बात, और दूसरी चीज है, समाज को भी सोचना चाहिए। भाई आप ठीक है, सब वर्ग नहीं पेंटिंग खरीद सकता, मैं जानता हूं सबकी वो नहीं होती, लेकिन जो जूता 10,000 15,000 का खरीद सकता है, वो तो कम से कम अपने लोगों का, अपने घरों में एक फोक आर्ट्स, एक स्टूडेंट से ही एक पेंटिंग बनाकर लगा सकता है। हो सकता है कल वो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कलाकार हो जाए, तो आपकी जो पेंटिंग की कीमत है वो भी एकाएक बढ़ जाए। ऐसा होता है, हुआ है, उससे सभी कलाकारों के साथ होता है। और ये भी एक सबसे मेरा मानना है कि कलाकारों को समाज में जब से रिस्पेक्ट मिलना बंद हो गई, तब से भी कलाकार बहुत बड़ा क्षय होना शुरू हुआ। जो समाज में पहले कलाकारों को जो सम्मान था,
हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम लोग आज भी अगर हम यहाँ भी बोल देते तो उतने ढंग से नहीं देते, लेकिन अगर मैं वही साउथ जाता हूँ या कलकत्ता अगर उनको मालूम हो जाता है तो वो उनका दृष्टि बदल जाती है। और ये खास तौर से मैंने आज के IAS IPS लोगों के बारे में मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ। लेकिन पहले के जितने IAS अफसर होते थे, IAS अफसर होते थे, ये लोग कला के प्रति बहुत ही मार्मिक होते थे। मैं ये सोचता था ऐसा इनमें क्या खास बात है, ये भी तो ऐसा। तो बाद में पता चला कि उन लोगों का एक पेपर होता है जिस पर उनको देना पड़ता है, उसके नंबर भले ना जुड़े पर वो उनको पढ़ना पड़ता है, उसको अनिवार्य है पास होना उसका। तो इस वजह से उन लोग कला के प्रति, क्योंकि मैं बहुत लोग आए, हमने बहुतों को पेंटिंग्स दिया, बहुत IAS अफसर हम लोगों से लिए, और वो लोग घंटों उस पर बात कर सकते थे। लेकिन मैंने किसी भी सामान्य व्यक्ति को, जो चाहे वो डिग्री कॉलेज का लेक्चरर हो, चाहे वो, उसको मैंने कभी इस पर बात करते हुए आज तक मैंने नहीं देखा। ये मैंने बहुत बड़ी चीजों को महसूस किया है। और ऐसा नहीं है विद्वता में कमी है या वो अपने क्षेत्र में कम है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति आती है जबकि कला समाज को सभ्य रहने लायक बनाने का योगदान देता है। जिसने आपको कुर्सी दिया, जिसने आपको कपड़े के लिए कलर समझने के लिए आपको कलर के विभिन्न रंग दिए, जिसने आपको डिजाइन का सेंस दिया, जिसको आपको पुस्तकों के अंदर अक्षर बैठाने का एक समझ दी, जिसने आपको मेडिकल साइंस में, आप अगर वो नहीं कलाकार होता तो आज मेडिकल साइंस कहाँ होती मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ, लियोनार्डो दा विंची को, जिन्होंने कब्रिस्तान से मुर्दे ला के उसकी जब ड्राइंग की अस्थियों की, फेफड़ों की, तब जाके दुनिया को मेडिकल साइंस को सबसे बड़ी चीज मिली कि इस तरह की चीजें भी हैं। उस व्यक्ति ने इंजीनियरिंग को भी एक नया रास्ता दिया। आज हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, आज आपको पंपिंग सेंट्स दिख रहे हैं, वो लियोनार्डो दा विंची ने आज से 500 साल पहले उसने वो डिजाइन किया, उसने एक उसके छोटे स्वरूप को बनाया और उसको प्रयोग किया, और वो थोड़ा सफल भी रहा, जिसको बाद में चलकर उसी डिजाइन को बेस बनाकर उसको डेवलप किया गया। कलाकार यहाँ तक, कलाकार ने जितने भी यूरोपियंस बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, जितनी भी, वो सब कलाकार बनाते थे। इवन आप उन्हीं गोथिक कला की एक शैली हमारी बनारस के अंदर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, देखा जा सकता है गौथिक में उसको, इतनी जैसे। तो कलाकार आर्किटेक्ट भी था, कलाकार कहते हैं कपड़ों के फैशन डिजाइन करता था, कलाकार क्या इंटीरियर को भी डिजाइन करता था, कलाकार बागों को डिजाइन करता था, कलाकार सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बनाता था, कलाकार एक रहने लायक दुनिया को, एक खूबसूरत दुनिया को इमेजिनेशन के माध्यम से उसको सबके सामने लाता। और आज दुनिया में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं वो सब इन्हीं लोगों की देन है। लेकिन भारत में क्या है, आज आप सोचिए, एक हमारे बनारस में एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक से हाथ जोड़ने वाला बना हुआ है। आपको लगता है कि ये क्या पर्याप्त है? इससे बेहतर नहीं बन सकता था क्या? और सिंबॉलिक चीज मैथोलॉजी में नहीं थी जो वहां बन सकती थी, पर नहीं बनी है। आप ये देख रहे हैं कि जो बाहर मूर्तियां लगी फाइबर सी हैं, एक आंधी में उड़ जाएंगी। सृजन से हट करके निर्माण तक कला रह गई है। तो निर्माण तो हो रहा है बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर सृजन नहीं हो रहा, सृजन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ लियोनार्डो दा विंची वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा कि नया कुछ जनरेट करना है। हमारे यहाँ राम कौन से वाले अच्छे लगेंगे, किस भूमिका में अच्छे लगेंगे, कब नारे की तरह आक्रामक होते जाएंगे। गढ़े में पूरा कलाकार लगा हुआ है कि पहले कभी विनम्र राम तलाशे गए, बाल राम तलाशे गए, और फिर धीरे धीरे राम इस तरह से कितने आक्रामक तक हर समय तीर चलाते हुए मिल जाए, ये हमारा कलाकार तलाश रहा है। जो ऋषि बनाए जा रहे हैं वो भी लगता है वो कोई बड़ा खतरनाक राक्षस टाइप का है। तो वो मतलब लगातार जो ग्रीक योद्धा थे उनकी तरह से हमारे ऋषि बनाए जा रहे हैं, देवता बनाए जा रहे हैं। लगातार ग्रीक पेंटिंग्स का जो पुराना पैटर्न रहा उसकी तरफ देख करके नकल चल रही है। और डिजिटल हनुमान जो आजकल गाड़ियों पर छपे रहते हैं। हाँ, तो उस तरह से सारे देवी देवता और
लगातार मतलब हमारी चित्रकला का एक बड़ा हिस्सा राजा रवि वर्मा से हम शुरू करते हैं तो मैथोलॉजी को बचाने में ही तन्मय है। और जब केवल वो मिथक को, इतिहास को नहीं, अगर वो इतिहास को बचाता तो लगातार वो प्रोग्रेसिव होता, वो समय के साथ संवाद करता। जिन चित्रकारों का भी आपने जिक्र किया कि उनके नाम बचे रह गए, वो इसलिए नहीं बचे रह गए कि वो अच्छे चित्रकार थे, इसलिए बचे रह गए जो मैं समझ पाता हूँ, इसलिए बचे रह गए कि वो लगातार अपने समय से और अपने इतिहास से संवाद कर रहे थे। लेकिन आज जब हम चित्रकार को देख रहे हैं तो चित्रकार कहीं ना, या तमाम और कला विधा के लोग भी, सिर्फ चित्रकार कहना ठीक नहीं होगा, तमाम कला विधा के लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि सरकार के संरक्षण में कला परिष्कृत होगी। ये कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा अगर हम ये सोचते हैं कि किसी भी कला को सरकार का संरक्षण, राजतंत्र में जो कला को प्रशिक्षण मिला तो उसमें कला का जो एक डेवलपमेंट हुआ उसमें कोई प्रतिरोध नहीं था, कला बढ़ती रही, संवरती रही, अटखेलियाँ करती रही, मन भावन होती रही, लेकिन प्रतिरोध नहीं रहा। तो जब आप राजतंत्र तक तो उसकी आवश्यकता थी, लेकिन डेमोक्रेसी में कला की आवश्यकता पहले ही उसको अपने आपको बचाए रखने की, प्रतिरोध उसमें कहीं निहित हो, जनता का पक्ष निहित हो। खैर वो आज की कला में, तमाम कलाओं में, और पिछले 2-3 दशक में तो भयानक तरीके से उसका पतन हुआ है, जिस वजह से कला समाज से कहीं संवाद नहीं कर पा रही। ऐसे चित्र का निर्माण कम हो रहा है जो लगे कि हमें ला करके अपनी वॉल पे लगा लेना चाहिए। 2 तरह के हो रहे हैं, एक तरफ यूरोपियन चित्रों की नकल हो रही है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक चित्रों की श्रृंखला की बड़ी मात्रा में सूरज के साथ घोड़े दौड़ते हुए दिख रहे हैं, सॉरी धार्मिक चित्रों की बड़ी श्रृंखला आ रही है। तो जो कहीं प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ है, जिसकी वजह से आज दुनिया के आर्ट कहीं एब्सर्ड आर्ट की तरफ जा रही है, वो एब्सर्ड आर्ट यहाँ बहुत वैचारिकता के साथ नहीं आ रही है। आखिरी नाम बहुत प्रोग्रेसिव थाट के तौर पर हमारे पास बचा हुआ तो मकबूल फिदा हुसैन का, कि जो नए कॉन्सेप्ट लेकर के कला में आते रहे और कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला भी उस कला के माध्यम से सत्ता पर करते रहे। सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे, सत्ता से लड़ रहे थे। आबिद सुरती अपने कार्टून के माध्यम से लड़ रहे थे, आर.के. लक्ष्मण अपने कार्टून के माध्यम से लड़ रहे थे। तो जो लड़े हैं वो लोकप्रिय भी हुए हैं, वो बचे भी रहे हैं। लेकिन जब सत्ता की खुशामद कला करने लगी तो कहीं ना कहीं अपना स्तर खोती गई, और लगातार जैसे और तमाम साहित्य हो, संगीत हो, सबका पतन हो रहा है, वैसे चित्रकला का भी पतन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो आज का विषय है उसको संदर्भित करते हुए 1-2 बातों को पहले तुम स्पष्ट करेंगे। कला की जब हम बात करते हैं तो कला जो है मानवीय समाज की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। कला सर्वोत्कृष्ट है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, नंबर 1। उसमें संवेदना है, भाव है, स्किल है, सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई। उसमें चित्रकार भी है और उसमें जो कि है मूर्तिकार भी है, यानी ये सृजन की चीज है। इसलिए एक तो पहली बात तो ये है। हम लोग चूंकि आज के काल संदर्भ में इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इस बारे में थोड़ा सा हम एक अलग ढंग से सोचना की जरूरत हम सब लोगों को है कि कला एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो किसी का मोहताज नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। अगर हम किसी काल विशेष में कला को ज्यादा प्रगति करते देखते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि राजाश्रय उसको मिला हुआ है। वह एक पूरे समाज की एक चेतना होती है, उस चेतना के साथ वो जुड़ता है और उसके अंदर जो सृजनात्मक बुद्धि होती है उसके अनुसार उसको अभिव्यक्त करता है। उसमें राजा को कुछ करना नहीं है। तो अगर अकबर जैसे राजा ने तानसेन को अगर अपने यहाँ संरक्षण दिया तो उसके समानांतर बैजी बावरा भी था, उसको किसी राज संरक्षण की जरूरत नहीं थी और ऐसा हमेशा रहा है। तो राजाश्रय जो संवेदनशील राजा होते हैं ऐसे कलाकारों को अपने यहाँ देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, इनाम वगैरह देते हैं, उनकी एक विशेष प्रतिष्ठा बनती है। लेकिन वो साथ साथ सरकारी हो जाते हैं, उनको सरकारी दर्जा ही मिलता है।
और कलाकार इन सारी सीमाओं से बाहर जाके अपना पहचान बनाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो राजस्व मिला हो या न मिला हो। मूर्तिकार तो एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसको राजस्व बहुत कम मिला करता था। जब मंदिर उंदिर ज्यादा बनने शुरू हुए तो गढ़ने की बात हुई, तो वो भी गढ़ने वाली बातें ऐसे ही आई थी जैसे आज की जो सरकारें पुलों के नीचे और फ्लाईओवर के नीचे जो आर्ट बनवा रही हैं, तो ये जो मूर्ति कला की जो आई है उसमें क्या चीज प्रदर्शित की है, इसको ध्यान दीजिए। कंटेंट क्या है। जब खजुराहो का समय है, जब कोणार्क का समय है, उस समय का राजस्व क्या देता है, क्या चाहता है राजा। मंदिरों के बाहर उसको बहुत दार्शनिक ढंग से व्याख्यात किया जाता है कि ये बाहर भौतिक है और अंदर आध्यात्मिक है, इस तरह की बहुत सारी व्याख्याएं की जाती है। लेकिन मूर्तिकार वही बना रहा है जो राजा वहां पर उसको चाह रहा है। ये जो खजुराहो वगैरह है, ये हम सब लोगों को मालूम है कि ये जैजाक भुक्ति कहलाता था। ये कैपिटल था चंदेलों का, ये चंदेलों का कैपिटल था। और चंदेलों ने कुछ अपने राजाश्रम में मंदिर बनवाए थे और मंदिरों में जो की है मूर्तिकारों को लगाया था। और उस समय की जो तंत्र और काम की जो विधाएं चल रही थी, उस तंत्र और काम की विधाओं को उसमें उकेरा गया था। वो कालखंड की थी, एकदम कालखंड की चीज है वो। 11वीं 12वीं शताब्दी में कोणार्क से लेके खजुराहो से लेके ये सारे जो आपको मूर्ति दिखाई देंगी, उसमें वो लक्षण आपको दिखाई देंगे। उसके पहले तो नहीं दिखाई देंगे, उसके पहले नहीं दिखाई देंगे। तो वह एक खास काल की प्रवृत्ति है जिसका कलाकार वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन वह कलाकार जो प्रदर्शन कर रहा है वह किसी खास योजना के तहत, किसी खास निर्देशन के तहत कर रहा है। आज तो जैसे हम लोगों को हर चीज आकर्षित करती है ना, अरे प्राचीन काल ये मूर्ति, तो उसको देख के एक दूसरा भाव आता है कि अरे भाई ये देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे मूर्तिकार। हाँ, अब जब कला के नेचुरल अभिव्यक्तियों में जाएंगे तो वो अभिव्यक्तियां आपको अजंता और अलोरा में फिर मिलती है। वो नेचुरल है, वो उन बौद्धों की कृतियां हैं जो मठों में रह के स्वतः स्वतंत्र रूप से वो सारी जातक कथाओं को उकेर देते थे। और वो जो कलर का इस्तेमाल करते थे, वो कलर तो आज तक आप जो कि सारा वनस्पति कलर है, आपको बताने की क्या जरूरत है, वो तो सब वेजिटेबल कलर हैं सब सारे के सारे। तो बहरहाल कहने का तात्पर्य ये है कि आप 90% ऐसी कला को जो अब मंदिरों में और विहारों की कला में आप भेद कर सकते हैं। आपने हमसे ज्यादा पढ़ा होगा इस विषय को। विहारों की कला बड़ी स्वतः स्फूर्त कला है, मंदिरों की कला स्वतः स्फूर्त नहीं है, आरोपित है, प्रतिरोपित है, दोनों प्रतिरोपित है। इसको भी यह है। तो एक तो यह है कि ये जो इस तरह की मूर्ति और मंदिर जो हमारे यहाँ कला को प्रदर्शित करने वाले हैं, ये अच्छा मजेदार बात देखिए, आप तो चित्रकार हैं और कलाकार हैं। मजेदार बात देखिए कि किसी राजाश्रम में कला, आप जयपुर घराना देखते हैं या इधर आप क्या क्या कर देखते हैं, ये जो बिहार वाला है मोतीहार है, मधुबनी वाली कला देखते हैं। ये जो कलाएं हैं जो लोक कला के रूप में विकसित हो रही हैं, जो कुछ छपाई में इस्तेमाल जिनका होता है, या जयपुर में भी राजस्थान में जो कलाएं विकसित होती हैं, यह सब सामाजिक हैं। ये किसी राजस्व का प्रमाण वो नहीं है, ये सब सामाजिक है। लोक कलाकार और लोक कलाकार में हम क्या कहेंगे, उसको एक शब्द और भी जोड़ लेंगे तो ज्यादा पक्का हो जाएगा। कलाकार के साथ साथ जो कर्मकार कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, शिल्पी। हाँ शिल्पी, हाँ वही कह रहे हैं। तो शिल्पी, शिल्प और कलाकारी, ये दोनों कलाकारी अलग है, शिल्पी अलग है। ये उनका मिश्रण वहां बनता है, उसका मिश्रण वहां बनता है। शिल्प भी है और कला भी है। ये लोक से भाव लिया हुआ है, सारा का सारा लोक भाव है। आप करते हैं। हाँ, राजस्थान एक लौटा ऐसा प्रदेश आपको मिलता है, हाँ, जहाँ कलाओं के संदेश पर आपको मिलते हैं तमाम। आप उस राजस्थान को गुजरात तक फैला सकते हैं।
विजन नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी दूर तक जाता है, काठियावाड़ की तरफ जाता है। तो आप देखें कि वो जहाँ तक रेत जाती है हाँ वहां तक जाता है। हाँ, तो काठियावाड़ में जाता है। अब वही कह रहा हूँ, जहाँ तक रेत जाएगी, जहाँ रेतीली मिट्टी है हाँ वहाँ आपको कला का सम्मिश्रण मिलेगा। जहाँ एकदम दोमट मिट्टी है वहाँ कला नहीं मिलेगी, अच्छा। वहाँ अहंकार मिलेगा, जिसमें हम अपने यहाँ के लोग। हाँ हाँ, अच्छा अब हम मूल बिंदु को, हम क्योंकि ज्यादा बातें इस पर बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं अभी, और तो हमारे पास समय है। हम एक बात मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान दशाब्दियों में, पिछली दशाब्दियों में कला का ही पतन नहीं हुआ है, सर्वांगीण रूप से समाज का पतन हुआ है। आपके समाज की सिसोदिया साहब क्रिएटिविटी ही खत्म हो गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इसमें। ये पूरे समाज की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। हुई है संवेदनहीनता से। हाँ, और वो भौतिक रूप से इतना ज्यादा आप्लावित है, एक चीज, और जो तंत्र है वो उसने उसको पूरी तरह से आच्छादित कर लिया है कि आदमी की स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, और उसका सुनिए, और पैसा तो महत्वपूर्ण चीज है जीवन जीने के लिए, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी चीज है सम्मान। सम्मान तो हर मनुष्य की सबसे बड़ी पहली आवश्यकता है। तो यहाँ इस काल में कलाकार की त्रासदी पैसे से अधिक सम्मान की है। अगर सम्मान मिल रहा होता तो पैसा तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अब सम्मान आएगा तो पैसा ही आएगा। तो यही है। अब देखिए, अब नाटक ये हो गया है कि हमारा कलाकार 26 जनवरी गणतंत्र की भेंट बन गया। हमारा कलाकार कहीं अंतर्राष्ट्रीय मेले में किसी आदिवासी क्षेत्र से उठाया हुआ एक समूह जाके नाच गाना करने के लिए दिखा दिया गया। तो मतलब वो उसका सम्मान नहीं बढ़ा है, उसको एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कलाकार का जो आत्मसम्मान था, उसकी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, वो सारी चीजें खत्म तो हुई हैं, लेकिन यह एक संपूर्ण, अच्छा आप सुनिए, बात यहाँ ही नहीं आती है। आप रवि वर्मा की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, किसी बड़े बात करें, आपने पिछले दशाब्दियों में कोई बड़ा साइंटिस्ट पैदा किया है? आपने पिछली दशाब्दियों में कोई बड़ा शिक्षक पैदा किया है? आपने पिछली दशाब्दियों में कोई बड़ा इंजीनियर पैदा किया है? आपने तो कुछ भी पैदा नहीं किया पिछली दशाब्दी में। बाबा पैदा, तो वो भी तो बड़ा नहीं पैदा हुआ, वो भी तो आसाराम बापू बन के रह गया। मतलब किसी भी क्षेत्र में हमारा समाज में क्या कहते हैं, वैज्ञानिक सोची, हमारी मतलब हम लोग मानते हैं कि वैज्ञानिक सोच ही नहीं है। मतलब साइंटिफिक आज भी देखिए डिजिटल वर्ल्ड आ गया, कोई बच्चा गूगल से इससे उससे अपने इंफॉर्मेशन ले लेगा, वो बात सही है, लेकिन किसी कॉलेज में मैथ्स का बढ़िया टीचर दिखाई देगा? माँ बाप इसी बात से पूछे कि मेरा बच्चा मोबाइल पकड़ लेता है। अरे भाई हर स्कूल कॉलेज में कोई न कोई बढ़िया मैथ्स का टीचर उसे दिखाई दे जाता था, नाम होता था कि गुरुजी हैं। अब बताइए, तो ये तो एक समाज का सर्वांगीण पतन है, जबरदस्त हो रहा है। और इस सर्वांगीण पतन में कलाकार कहाँ जाएगा? वो भी तो समाज का कलाकार तो वैसे एक वस्तु बना के छोड़ दिया गया, उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं।